आज की इस क्लास में मैं आपके लिए लेके आया हूं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर नंबर 1, जिसको हम बोलते हैं इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। आज से हम लोग चैप्टर्स को, इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट के चैप्टर्स को पूरा सीक्वेंस में पढ़ेंगे और इसको डिवाइड करेंगे। वन शॉट वीडियो हम कोई नहीं पढ़ेंगे, कोई नहीं बनाएंगे, आपको इस तरीके से समझाया जाएगा जिससे आपको इजीली और अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो हम बिना टाइम वेस्ट करें चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। किसका? आईईडी, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्लास 12। हम सब जानते हैं क्लास 12 में 2 बुकें हैं, एक मैक्रो इकोनॉमिक्स और एक इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो दोनों 40 मार्क्स की आती है और 20 मार्क्स का आपको क्या मिलता है देखने को? आपका प्रैक्टिकल वर्क, मतलब प्रोजेक्ट वर्क। ठीक है, तो आइए चैप्टर नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1 क्या कह रहा है? बेसिकली चैप्टर का नाम है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो यहाँ पे बेसिकली बात क्या हो रही है? यहाँ पे बात हो रही है इकोनॉमी में कब की बात? ईव ऑफ इंडिपेंडेंस की, मतलब हम बात करें तो करीब 1947 के आसपास की बात हो रही है। ठीक है, इस चैप्टर में ओवरऑल अगर हम एक्सपीरियंस देखें तो सबसे पहले ईव ऑफ इंडिपेंडेंस आपको समझाया, एग्रीकल्चर सेक्टर आपको समझाया, इंडस्ट्रियल सेक्टर आपको समझाया, फॉरेन ट्रेड आपको समझाया, डेमोग्राफिक प्रोफाइल आपको समझाया, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर आपको समझाया और इंफ्रास्ट्रक्चर आपको समझाया। तो ये बेसिकली जो फोकस आपको दिया है ये इन सब चीजों का डिस्क्रिप्शन है। इनको मैं आपको पॉइंट्स में आगे एलोबरेट कर दूंगा ये क्या होते हैं। तो चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज और समझा देता हूं कि बेसिकली इस चैप्टर में हम क्या डिस्कस करेंगे। आपको नोट्स के थ्रू दिखाता हूं, आइए अपने नोट्स के थ्रू, ये मेरे नोट्स है। अगर आप ये नोट्स चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे ये सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे, जिसका लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, तो बेसिकली इस चैप्टर में हम 3 टॉपिक्स को बात करेंगे। एक है एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर के बाद हम बात करेंगे आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर के बाद है आपका इंटरनेशनल सेक्टर। तो सबसे पहले एग्रीकल्चर सेक्टर, फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर और फिर इंटरनेशनल सेक्टर। तो ये इस पूरे चैप्टर में इन 3 चीजों पे सबसे ज्यादा डिस्कशन होगा। कौन सा सेक्टर हो गया? एक हो गया एग्रीकल्चर सेक्टर, एक हो गया आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर और एक हो गया आपका इंटरनेशनल सेक्टर, जिसको हम फॉरेन सेक्टर्स भी बोलते हैं। तो इन तीनों सेक्टर्स को हम विस्तार में पढ़ेंगे, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में। उससे पहले थोड़ा सा यहाँ ओवरव्यू ले लेते हैं, ओवरऑल फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। हम सब जानते हैं जो इंडियन इकोनॉमी थी ब्रिटिशर्स के आने से पहले, हमारे इकोनॉमी में सबसे पहले मुगल्स ने डिस्ट्रॉय किया, फिर उसके बाद ब्रिटिशर्स ने डिस्ट्रॉय किया, फिर 1947 के आसपास कहीं जाके हमें इंडिपेंडेंस मिला। ठीक है, जब मुगल्स और जब ब्रिटिशर्स भारत में नहीं थे तो भारत कैसा था, और मुगल्स के आने के बाद और ब्रिटिशर्स के आने के बाद उस बीच में हमारा इंडिया जो था वो कैसा हो गया, तो ये पूरा हम डिटेल में यहाँ पढ़ेंगे। मैं छोटा सा आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे आपको यहाँ समझाया है। पहले हमारा जो इंडिया था वो एक्सपोर्ट करता था। एक्सपोर्ट का मतलब हम सबको पता है, एक्सपोर्ट का मतलब होता है जब हम अपने देश से किसी और देश में कोई चीज भेजते हैं, ठीक है, और इंपोर्ट का मतलब होता है जब हम बाहर के देशों से अपने देश में कोई चीज लाते हैं। तो पहले ब्रिटिशर्स के पहले जो इंडिया था ना वो एक्सपोर्टर था फिनिश गुड्स का। हम लोग फिनिश गुड्स भेजते थे मार्केट में, ठीक है, और इंपोर्ट क्या करते थे? जो चीज हम नहीं बना पा रहे थे वो हम क्या कर लेते थे? इंपोर्ट कर लेते, थोड़ी बहुत चीजें। लेकिन हम इतने सक्षम थे, हम इतना इंपोर्ट कर लेते, एक्सपोर्ट कर देते थे और इतना इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग कर लेते थे कि हमें बाहर की चीजों की कम जरूरत पड़ती थी। तो ये हाल था हमारा बिफोर ब्रिटिशर्स केम इन इंडिया। बट आफ्टर ब्रिटिशर्स, भारत में ब्रिटिशर्स आने के बाद क्या हुआ ये थोड़ा सा और मैं आपको समझा देता हूँ, बाकी डिटेल में आपको मैं आगे समझाऊंगा। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट तब भी हो रहा था और बाद में भी हुआ, लेकिन हमने फिर क्या करना स्टार्ट कर दिया, फिर हम जो फिनिश गुड्स पहले बाहर बेचते थे ना, अब वो फिनिश गुड्स हमें क्या करने पड़ रहे हैं? भारत में अंदर लेने पड़ रहे थे, मतलब इंपोर्ट करने पड़ रहे थे। और हम क्या करते थे? हम अपना रॉ मटेरियल्स बाहर के लोगों को देते थे, तो बहुत बुरा हाल हो गया था हमारे भारत का। तो ये दोनों चीजें हम डिटेल में समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा सा अगर हम देखें तो प्रायर टू ब्रिटिश रूल इंडियन इकोनॉमी वाज अ वाइब्रेंट एंड प्रोस्पेरस इकोनॉमी। वाइब्रेंट एंड प्रोस्पेरस का मतलब क्या होता है? जो इकोनॉमी बहुत ही अच्छी होती है, मतलब वहाँ के लोग अच्छे हैं, वहाँ के लोगों की इनकम अच्छी है, वहाँ के लोग पुअर नहीं है और वहाँ के लोग इतने सक्षम है, वो रोटी कपड़ा मकान अच्छे से खा रहे हैं, अच्छे से बना रहे हैं, अच्छे से पहन रहे हैं। तो ये होती है आपकी वाइब्रेंट इकोनॉमी, ठीक है। और क्या लिखा हुआ है इसमें? ऑन द एग्रीकल्चर फ्रंट इट वाज अ सेल्फ कंटेन्ड रूरल इकोनॉमी। हम सब जानते हैं हमारी इकोनॉमी जो है वो एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी थी। ज्यादातर भारत के लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थे, निर्भर थे, और वो क्या करते थे? एग्रीकल्चर से अपनी सोर्स ऑफ इनकम को क्या करते थे? जनरेट करते थे। इकोनॉमिक्स में इनकम को लिखते हैं वाई शॉर्ट में, आगे मैक्रो में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और हमारे जो प्रोडक्ट थे, हमारे जो हैंडीक्राफ्ट के प्रोडक्ट थे वो क्या थे? वर्ल्ड वाइड फेमस थे। हमारा जो इंडिया
इंडिया का हैंडीक्राफ्ट था, ठीक है, जो इंडिया का हैंडीक्राफ्ट था, इंडिया के जेम्स थे, इंडिया के और कॉटन चीजें थी, जूट था, वो पूरे वर्ल्ड में फेमस था क्योंकि भारत में इसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी थी। लेकिन ब्रिटिशर्स ने आके हमारे हैंडीक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया, हमारे कॉटन को डिस्ट्रॉय कर दिया, हमारे जूट वगैरह सभी चीजों को डिस्ट्रॉय कर दिया, ठीक है। उसके बाद आपको दे रखा है एक्सप्लोइटेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। क्या हुआ, पहले हम एक्सपोर्टर करते थे रॉ फिनिश गुड्स को, अब पूरा इकोनॉमी ट्रांसफॉर्म हो गई। अब हम क्या करने लगे, इंपोर्ट करने लगे, अपना पैसा बाहर देते थे और वहां से चीजें मंगाते थे, जबकि हमारा इंडिया इतना कैपेबल था कि वो भारत में ही चीजों को बना सकता था, लेकिन ब्रिटिशर्स ने सब चीजें एक्सप्लॉइट कर दी, ठीक है। अब हम फीचर्स देखते हैं, इंडियन इकोनॉमी के फीचर्स क्या हैं कि किस तरीके से इन्होंने इंडियन इकोनॉमी को एक्सप्लॉइट किया कॉलोनिस्ट तरीके से। सबसे पहले है स्टैग्नेंट इकोनॉमी। स्टैग्नेंट इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? स्टैग्नेंट इकोनॉमी का मतलब होता है एक ऐसी इकोनॉमी जहां पे बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं हो रही हो और वहां के लोगों की इनकम जो है वो बहुत ज्यादा क्या हो गई है, कम हो गई है, उसको बोलते हैं स्टैग्नेंट इकोनॉमी। तो ये कब हुआ, आपसे कोई पूछे प्रैक्टिकल में, आप सिंपल सा आंसर देंगे, ये ब्रिटिशर्स के आने के बाद भारत का हाल हुआ। जो इकोनॉमी ग्रोथ थी हमारी वो बहुत ज्यादा कम हो गई, कम होती चली गई, इनकम नहीं हो रही थी और इनकम भी लोगों की क्या हो गई, कम हो गई, जिसकी वजह से लोग पुअर होने लगे, जिसकी वजह से लोगों को एम्प्लॉयमेंट जाने लगा, लोगों का अनएम्प्लॉयमेंट कम होने लगा, लोगों के पास 2 वक्त का खाना भी नहीं था, लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं थे, लोगों के पास पहनने के लिए क्लॉथ्स नहीं थे, लोगों के पास कपड़े नहीं थे। तो इतना बुरा हाल भारत का इन्होंने कर दिया था, ठीक है। और क्या हुआ था, और उसके बाद बहुत सारे फार्मर्स ने क्या करना स्टार्ट कर दिया था, सुसाइड करना स्टार्ट कर दिया था। तो स्टैग्नेंट इकोनॉमी का आप इन सब पॉइंट से स्टैग्नेंट इकोनॉमी को बना सकते हैं। तो स्टैग्नेंट इकोनॉमी इन सबको बताती है, ठीक है। अब क्या हुआ, आज के टाइम में हम कैसे पता लगाएंगे कि किसी इकोनॉमी की ग्रोथ बहुत अच्छी है? तो क्या हुआ था, इंडिया में इंडिपेंडेंस के बाद सबसे पहले VKRV राव हैं और आपके दादा भाई नौरोजी हैं, RC देसाई हैं, आप इन सबको देखेंगे। तो इन्होंने पहली बार क्या किया था, इंडिया में नेशनल इनकम का क्या किया था, नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया था, जिससे हमें भारत की जनसंख्या पता लगी और भारत के जनसंख्या की इनकम पता लगी कि वो इतना कैपेबल है कि वो रोटी कपड़ा मकान बना सकते हैं या नहीं बना सकते। लेकिन उससे पहले कभी भी इंडिया में बहुत सी चीजें नहीं हुई, ठीक है। सेकंड है आपका बैकवर्ड इकोनॉमी। बैकवर्ड इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? बैकवर्ड इकोनॉमी का मतलब अभी जो आपके स्टैग्नेंट इकोनॉमी के पॉइंट है वो आप बैकवर्ड इकोनॉमी में लिख सकते हैं। बैकवर्ड इकोनॉमी का सिंपल सा मतलब है कि जो इकोनॉमी में आपका पुअर लोग ज्यादा हो, ठीक है, जिस इकोनॉमी की ग्रोथ बहुत ज्यादा कम हो, जिस इकोनॉमी की ज्यादातर पॉपुलेशन पुअर हो, जिस इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट कम हो, अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा हो और जिस इकोनॉमी में लोगों की इनकम क्या हो, कम हो, तो उसको बोलते हैं बैकवर्ड इकोनॉमी। ऐसी इकोनॉमी क्यों हुई भारत की बैकवर्ड इकोनॉमी? हमने पहले पढ़ा बैकवर्ड इकोनॉमी इसलिए हुई क्योंकि जो हमारा इंडिया का हैंडीक्राफ्ट था और हमारा एग्रीकल्चर था जिसपे सबसे ज्यादा लोग डिपेंडेंट थे, वो ब्रिटिशर्स ने क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, खत्म कर दिया। इसको डिटेल में आगे हम देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या बताया? नेक्स्ट पॉइंट आपको बताया डोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर। ज्यादातर लोग 75% लोग भारत के किस पे डिपेंडेंट थे, एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थे। अब ब्रिटिशर्स ने एग्रीकल्चर को ही खत्म कर दिया, तो बेचारे 75% जो लोग एग्रीकल्चर पर निर्भर थे वो कहाँ जाएंगे, बेरोजगार तो होंगे, ठीक है। खत्म कैसे कर दिया वो मैं आपको आगे समझाता हूं, ठीक है। जिसकी वजह से हमारा प्रोडक्शन और जिसकी वजह से हमारी प्रोडक्टिविटी दोनों क्या हो गए, कम हो गई, दोनों स्लो हो गई, ठीक है। लिखा है नियरली 72% 75% जो था एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट था, लेकिन प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन कम होने की वजह से हमारा जो एग्रीकल्चर से कॉन्ट्रीब्यूशन था जीडीपी में वो क्या होने लगा था, कम होने लगा था, ठीक है। नेक्स्ट है ब्लीक इंडस्ट्रियलाइजेशन। ब्लीक इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब क्या होता है? ब्लीक इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब होता है प्रायर टू ब्रिटिश रूल इंडिया इंडस्ट्रियल सेक्टर इन इंडिया वाज वेल नोन फॉर हैंडीक्राफ्ट। जैसे मैंने आपको बताया कि ब्रिटिशर्स के आने से पहले इंडिया में हैंडीक्राफ्ट जो था वो वर्ल्ड वाइड फेमस था, मतलब हर इंसान इंडिया के हैंडीक्राफ्ट को खरीदता था और उसको यूज करता था, बट इट वाज सिस्टमैटिकली डिस्ट्रॉयड बाय द डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। लेकिन ब्रिटिशर्स ने इंडिया के हैंडीक्राफ्ट को पूरा क्या कर दिया, तबाह कर दिया, पूरा खत्म कर दिया। यहाँ एक वर्ड लिखा है डिस्क्रिमिनेटरी ब्रिटिश पॉलिसी। इन्होंने पॉलिसी कौन सी अपनाई मैं आपको बता देता हूँ। इन्होंने अपनाया टैरिफ फ्री एक्सपोर्ट और दूसरा इन्होंने अपनाया टैरिफ फ्री इंपोर्ट। टैरिफ फ्री एक्सपोर्ट और टैरिफ फ्री इंपोर्ट मतलब हम एक्सपोर्ट कर रहे थे ब्रिटेन को, तो जो हमें इनकम होनी चाहिए थी वो नहीं हो रही थी, और जो ब्रिटेन भारत में इंडिया सामान लेके आ रहा था
जो चार्जेस हमें मिलने चाहिए थे वो हमें नहीं मिल रहे थे, जिसकी वजह से इंडिया की इकोनॉमी क्या हो गई, डिक्लाइन चली गई। ठीक है, हैवी डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट, और हम किस पे निर्भर हो गए, हैवी डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट, क्योंकि पहले हम क्या करते थे, पहले हम हैंडीक्राफ्ट बनाते थे, उससे इनकम जनरेट करते थे, उससे अपनी इकोनॉमी अच्छी कराते थे और अपना फूड शेल्टर क्लॉथिंग सब अच्छा करते थे, और उससे थोड़ी बहुत हम मशीन्स भी बना लेते थे, हम एग्रीकल्चर अच्छा कर लेते थे। लेकिन ये सब चीजें खत्म होने के कारण हम क्या हो गए, हम डिपेंडेंट बन गए, निर्भर बन गए, किसके ऊपर, इंपोर्ट्स के ऊपर। जब हमारे यहाँ से सब चीजें चली गई तो क्या हुआ, हम किस पे डिपेंडेंट बन गए, ब्रिटेन पे डिपेंडेंट बन गए। मतलब एक छोटी से छोटी साइकिल दिखा है, देखो साइकिल हो गया, कैरोसिन ऑयल हो गया, स्विंग मशीन हो गई, दवाइयां हो गई, ये सब चीजें हमें ब्रिटिशर्स से मंगानी पड़ रही थी। तो बहुत बुरा हाल ब्रिटिशर्स ने भारत का कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका लिमिटेड अर्बनाइजेशन। पहले क्या था, पहले अर्बनाइजेशन का मतलब होता है शहरी इलाके। केवल 15% भारत की जनसंख्या कहाँ रहती थी, अर्बन थी, मतलब शहरों में रहती थी, और 85% जनसंख्या जो थी वो रूरल थी, मतलब गांव में रहती थी। अब गांव में केवल एग्रीकल्चर सोर्स था, वो भी डिस्ट्रॉय कर दिया, और अर्बन में छोटी मोटी इंडस्ट्रीज थी जो लोगों का काम धंधा चला रही थी। लेकिन ज्यादातर लोग रूरल में रहने की वजह से उनको एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम्स होनी थी, उनको पॉवर्टी की बहुत प्रॉब्लम होने लगी थी, और उनके बाद जॉब की अपॉर्चुनिटीज बिल्कुल खत्म हो गई थी, जिसकी वजह से उनको बहुत प्रॉब्लम्स होने लगी। नेक्स्ट है आपका सेमी फेडरल इकोनॉमी। सेमी फेडरल इकोनॉमी का मतलब होता है कि ऐसी इकोनॉमी जो क्या होती है, एक मिक्स इकोनॉमी का पार्ट भी नहीं है, मतलब सब कुछ कौन डिसाइड करेगा, सब कुछ ब्रिटिशर्स डिसाइड करेंगे कि क्या बनेगा, कैसे बनेगा, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, कितना बनेगा, कैसे बनेगा, किसके लिए बनेगा, एवरीथिंग इज डिपेंड अपॉन आर। हम लोग किस पे डिपेंड हो गए, ब्रिटिशर्स पे डिपेंडेंट हो गए। अगर इसको रीड करें तो लिखा हुआ है, briefly we can state that on the eve of independence, Indian economy was characterized with low level of income development. It was developed only the extent of it could serve the colonial interests of British government. If railway ports, इन्होंने रेलवे पोर्ट तो बनाया, बहुत सारी चीजें बनाई, लेकिन खुद के फायदे के लिए बनाई, वो हम आगे बढ़ेंगे। तो सेमी फेडरल इकोनॉमी का सिंपल सा मतलब ये है कि हमारी इकोनॉमी ना ही कैपिटलिस्टिक थी, ना ही सोशलिस्टिक थी। जो ब्रिटिशर्स चाहेंगे व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, और हुम टू प्रोड्यूस, वो सब उसमें बनेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ये सारे फीचर्स हैं, ये सारे फीचर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। कोई डाउट हो तो मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, उसको आपको आगे एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, अब हमने फीचर्स पढ़े, अब डिटेल में एक बार एग्रीकल्चर सेक्टर्स को और देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ये हमने अभी पढ़ भी चुके हैं, थोड़ा सा आगे चीजें रिवाइज होंगी, तो इसको ध्यान से सुनिएगा। इसमें लिखा हुआ है ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियन इकोनॉमी वाज अ प्राइमरी एग्रीगेन इकोनॉमी। एग्रीगेन का मतलब होता है हमारा एग्रीकल्चर, हमारी इकोनॉमी एग्रीकल्चर इकोनॉमी थी, और 72% लोग भारत के किस पे निर्भर थे, एग्रीकल्चर पे निर्भर थे। ये भी हमने पढ़ लिया। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है इन दिस सेक्टर इंडियन इकोनॉमी हाउएवर द सेक्टर सफर फ्रॉम डीप स्टैग्नेशन एंड क्रॉनिक बैकवर्डनेस। स्टैग्नेशन हमने पढ़ा, मतलब जहां पे जीडीपी कम थी और लोगों को 2 वक्त का खाना भी नहीं मिल रहा था, रोटी कपड़ा मकान की भी बहुत सी प्रॉब्लम होने लगी थी। तो वो सब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कैसे क्या। सबसे पहला क्या था, क्या रीजन है, सबसे पहला रीजन था प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन दोनों क्या हो गए, हमारे कम हो गए। प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों क्या हो गए, कम हो गए। प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन क्या होता है, यहां मैं आपको समझा देता हूं। प्रोडक्शन रिफर्स टू टोटल आउटपुट। प्रोडक्शन का मतलब होता है टोटल आउटपुट, मतलब आपने अपनी लैंड में टोटल आउटपुट कितना प्रोड्यूस किया। और प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है पर हेक्टेयर ऑफ लैंड, 1 हेक्टेयर में अपना कितना, जैसे 10 हेक्टेयर थी, आपने 1 हेक्टेयर में सपोज हम माने 1 हेक्टेयर में आपने 1 बीघा गन्ना बनाया, तो 10 हेक्टेयर में टोटल कितना हो गया, 10 बीघा गन्ना। ठीक है, या व्हीट या राइस जो भी आपने बनाया है। तो प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन दोनों कम था। ये डाटा आपको इसमें याद नहीं रखना है, कौन सा डाटा याद रखना है वो भी मैं आपको बताता हुआ चलूंगा। ठीक है, सेकंड है एक्सप्लॉइटेबल लैंड सेटलमेंट सिस्टम। अब क्या हुआ, थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल में इसको मैं समझा देता हूँ। लैंड सेटलमेंट सिस्टम, द ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया इंट्रोड्यूस्ड अ यूनिक सिस्टम ऑफ लैंड सेटलमेंट। इट वाज अ ट्रायंगुलर सिस्टम। अब ट्रायंगुलर सिस्टम क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, ये ट्रायंगुलर है, ठीक है, ये आपकी ब्रिटिश गवर्नमेंट है, ठीक है, ये आपके टेलर ऑफ द सॉइल है, और ये आपके ऑनर ऑफ द सॉइल है। टेलर ऑफ द सॉइल और ऑनर ऑफ द सॉइल में क्या होता है, टेलर होते हैं फार्मर्स जो जमीनों पे काम करते हैं, और ऑनर होते हैं जमींदार जिसकी जमीनें होती है। अब क्या हो, ध्यान से सुनेगा, पहले क्या था, जो ऑनर्स थे ना, मतलब जो आज के टाइम में टेलर है, वो पहले उन जमीनों के ऑनर्स हुआ करते थे। जैसे आप मूवीज में देखते हैं ना, उन्होंने उस लोगों से पैसा ले लिया, जमींदार से या किसी अपने ऊंचे से पैसा ले लिया, उसका ब्याज उन्होंने इतना ज्यादा लगा दिया, इतना ज्यादा लगा दिया, उनकी जमीनें चली गई, क्योंकि उनको पहले कैलकुलेशन तो आता नहीं था, पहले बैंक्स भी नहीं होते थे जो इजीली सही तरीके से उनसे पैसा चार्ज कर सके।
अब क्या हुआ, अब जो पहले जमीनों के ऑनर्स थे, ऑनर ऑफ सॉइल थे, अब वो कौन हो गए, अब वो जाके थोड़े थोड़े करके टेलर ऑफ द सॉइल हो गए। मतलब जिनकी खुद की जमीन थी बेचारी, वो निर्भर हो गए अपने ही जमीनें बेच बेच के दूसरों के ऊपर। अब क्या हुआ, एक्सप्लॉइटेड लैंड सेलिंग सिस्टम देखो क्या होता है, मैं आपको समझाता हूं। अब क्या हुआ, ऑनर ऑफ द सॉइल जमींदार है, टेलर ऑफ द सॉइल फार्मर्स है, ब्रिटेन गवर्नमेंट है। अब टेलर ऑफ द सॉइल फार्मर्स को शिकायत करनी है तो किसके पास जाएगा, ऑनर के पास जाएगा। अब ऑनर की शिकायत करने ऑनर के पास क्या ही जाएगा, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास जाएगा। तो अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑनर से मिली हुई थी, तो बेचारा जो फार्मर्स था वो हर तरीके से पिस रहा था, वो इनसे कुछ नहीं कह सकता, इनसे कुछ नहीं कह सकता, तो वो कहां जाए अपनी शिकायत को लेकर। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स होनी स्टार्ट हुई, जिसकी वजह से इंडियन इकोनॉमी में फार्मर्स को सुसाइड तक करने पड़े, बहुत सी प्रॉब्लम्स हो गई। ठीक है, तो मतलब जो पहले ऑनर थे अब वो टेलर ऑफ द सॉइल हो गए, तो बहुत प्रॉब्लम्स होनी स्टार्ट हो गई। देखो ट्रायंगल सिस्टम आपको बताया, ये वही है, ब्रिटिश गवर्नमेंट, जमींदार और पीपल एंड लेबर, जो टेलर ऑफ द सॉइल थे, जो मैंने आपको समझा दिया है यहाँ पे। ठीक है, यही सब चीजें वही समझाई है आपको। नेक्स्ट आपको दे रखा है फोर्स कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। फोर्स कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है, पहले जो किसान थे ना वो पहले वीट, राइस उगाते थे, ठीक है, और वो जमींदार को देते थे। अब क्या हुआ, अब कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हुआ। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी ना, उसको अपने देश के लिए कॉटन चाहिए था, अपने देश के लिए जूट चाहिए था, अपने देश के लिए इंडिगो चाहिए था, इंडिगो मतलब मील चाहिए था। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किसको बोला, जमींदार को बोला कि भाई अब वीट राइस छोड़ो, थोड़ा बहुत उगाओ, अब मेरे लिए ये होगा कॉटन जूट, इसका बहुत अच्छा पैसा मैं तुम्हें दूंगा। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोला जमींदार को कि ये उगाए। अब जमींदार ने ये उगाने का फोर्स किस पे डाल दिया, टेलर ऑफ द सॉइल पे डाल दिया, कि अब टेलर ऑफ द सॉइल से बोला वीट और राइस नहीं उगाओगे तुम, अब क्या उगाओगे, अब उगाओगे आप, अब प्रोड्यूस करोगे ये सब चीजें, जिसका पैसा उन्हें इंटरनेशनल मार्केट में बहुत अच्छा मिलता था। चलो ठीक है, पैसा अच्छा मिल रहा है, तो उस पैसे को ये बेचारों टेलर ऑफ द सॉइल भी तो दे, नहीं देता था। अब पहले क्या होता था, पहले वीट और राइस वो बनाते थे तो थोड़ा बहुत अपने लिए बचा लेते थे, चोरी चुपके से अपने घर वाले के लिए ले जाते थे, खाना बनाते थे, खाते थे बेचारे। अब क्या हुआ, वीट और राइस भी बनना बंद हो गया, अब कॉटन जूट लेके आने लगे, बनने लगा, तो जिसकी वजह से बहुत सी प्रॉब्लम्स किसानों को स्टार्ट हो गई। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है, सेल्फ कंजम्पशन के लिए कुछ नहीं बचा। अब कैश क्रॉप्स हो गई। कैश क्रॉप्स का मतलब होता है, कभी आपसे कैश क्रॉप्स पूछे तो ये कैश क्रॉप्स होती है, जैसे कॉटन हो गया, जूट हो गया, इंडिगो हो गया, इन सबको बोलते हैं कैश क्रॉप्स। ये क्यों चाहिए था, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करते थे, इंडिया से चीजें लेके जाते थे, रॉ मटेरियल लेके जाते थे, और इंडिया में ही उस रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स लाके कन्वर्ट करते थे और इंडिया में उसको सेल करते थे। ठीक है, जो मैंने आपको चीजें पीछे बताई, ये लिखा हुआ है, देखो अगर इसको रीड करें, फार्मर्स वर फोर्स्ड टू शिफ्ट टू प्रोड्यूस इंडिगो as it was required that textile industry in Britain for dyeing bleaching of textile. The farmers were either lured or forced to accept advance payment for cultivation. Advance payment इतना मिलता था कि ये सब चीजें बन जाए, बचता उन्हें कुछ नहीं था। ठीक है, तो सबसिस्टेंस फार्मिंग खत्म हो गया। सबसिस्टेंस का मतलब होता है इतना बनाना जो अपने लिए यूज कर सके, और अब क्या हो गया, उसको कॉमर्शलाइजेशन कर गया। ठीक है, और क्या होता था, अब क्या होता था इसमें, अब इस सब चीजों से जमींदार ने पैसा कमाया। ठीक है, अब जैसे लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट इन, अब जमींदार ने पैसा कमाया तो उस फार्मर से, किससे, टेलर ऑफ द सॉइल से, तो थोड़ा बहुत पैसा तो उनको दे दो, नहीं देते थे। और जो पैसा ये अगर टेलर ऑफ द सॉइल कहते थे ठीक है साहब हमें मत दो, हमें लेकिन लैंड की फर्टिलिटी के लिए हमें केमिकल वगैरह तो ला दो, वो कहते नहीं, जो है उसमें ही करना है। तो क्या हुआ, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर भी इन्होंने जमींदार ने खत्म कर दिया। तो टेलर ऑफ द सॉइल को क्या करना पड़ता था, कम पैसों में ही चीजों को क्या करना पड़ता था, प्रोड्यूस करना पड़ता था। बहुत सी प्रॉब्लम्स उन लोगों को स्टार्ट होनी शुरू हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट आपको देखते हैं गल्फ बिटवीन ऑनर ऑफ द सॉइल और टेलर ऑफ द सॉइल। ऑनर ऑफ द सॉइल मतलब जमींदार और टेलर ऑफ द सॉइल, उनमें बहुत सी डिस्प्यूट्स हो गए, जिसकी वजह से लड़ाइयाँ होती थी। अब लड़ाई में कौन जीतेगा, टेलर तो जीतेगा नहीं, ऑनर जीतेगा। तो बहुत सारे लोग क्या कर लेते थे, सुसाइड कर लेते थे, और हमारी इकोनॉमी इसकी वजह से स्टैग्नेंट इकोनॉमी और बैकवर्ड इकोनॉमी होती चली गई। ये लिखा हुआ है इसमें, एग्रीकल्चर ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल वाज कैरेक्टराइज्ड बाय द ह्यूज गल्फ बिटवीन ऑनर ऑफ द सॉइल एंड टेलर ऑफ द सॉइल, जिसकी वजह से क्या हुआ, हमारा इकोनॉमी स्टैग्नेंट और बैकवर्ड हो गई। अब क्या हुआ, खाना तो उन्हें था, कंजम्पशन तो कभी जीरो नहीं हो सकता। अब उन्होंने क्या किया, लोन लेना शुरू कर दिया अपने कंजम्पशन के लिए भी। तो लोन लेना शुरू कर दिया, पैसा कहां से लाए, लोन तो ले लिया उन्होंने, लोन ले लिया, उनकी जमीनें चली गई, लोन ले लिया उन्होंने, जमीनों पे ऐसे उल्टे सीधे इंटरेस्ट रेट लगाया तो उनकी जमीनें के साथ साथ उनका सब कुछ बिक गया, सोना चांदी जो उन्होंने बेचारों ने जोड़ा था। तो बहुत सी प्रॉब्लम्स उनको फेस करने को मिली।
ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपको दे रखा है स्मॉल एंड फ्रेगमेंट होल्डिंग। स्मॉल एंड फ्रेगमेंट होल्डिंग का मतलब क्या होता है? एक तो किसानों के पास जमीनें छोटी थी और जमीनें फ्रेगमेंट थी। फ्रेगमेंट्स होता है ना, स्प्रेड हो जाना इधर उधर, जैसे स्मेल होती है, फ्रेगमेंट्स होती है, स्प्रेड हो जाती है। तो एक लैंड का टुकड़ा यहाँ, एक लैंड का टुकड़ा यहाँ, एक लैंड का टुकड़ा यहाँ, बहुत प्रॉब्लम्स थी। अब लैंड एक जगह हो गई तो एक जगह वो आराम से कल्टीवेट कर सकता है, फार्मिंग कर सकता है। अब एक लैंड यहाँ, एक लैंड यहाँ, एक लैंड, तो कैसे बनाएगा वो? तो ये लिखा हुआ है लैंड होल्डिंग वर बोथ स्मॉल एज वेल एज स्कैटर्ड। छोटी भी थी और स्कैटर्ड भी थी, जिसकी वजह से उन्हें प्रोडक्शन कॉस्ट क्या हो रहा था? बहुत ज्यादा उसमें मिल रहा था। ठीक है। नेक्स्ट आपको दे रखा है इन्होंने, क्या हो गया, हाँ, नेक्स्ट आपको इन्होंने दे रखा है सबसिस्टेंस आउटलुक। पहले के जो किसान थे वो किसानी सबसिस्टेंस आउटलुक के लिए करते थे। सबसिस्टेंस का मतलब केवल इतना बनाते थे कि वो अपनी फैमिली के लिए और सेल्फ कंजम्पशन के लिए पूरा हो जाए। ठीक है। लेकिन बाद में क्या हुआ? उनको जबरदस्ती फोर्स कॉमर्शलाइजेशन कराया गया। सेल्फ कंजम्पशन के लिए तो वो वीट और राइस बना रहे थे, ठीक है, लेकिन कॉमर्शलाइजेशन में इन्हें कैश क्रॉप्स को प्रोड्यूस करना पड़ा। कैश क्रॉप्स आपको समझ में आ गई, इंडिगो, जूट, कॉटन, ये सब चीजें बनानी पड़ी, जिसकी वजह से बहुत सी प्रॉब्लम्स उनको स्टार्ट होनी शुरू हो गई। ठीक है। यहाँ पे एक बॉक्स दे रखा है, अगर आप इस बॉक्स को देखेंगे तो क्या हुआ? जो इंडिया का जब पार्टीशन हुआ 1947 में, इंडिया का उसका नेगेटिव एग्रीकल्चर पे बहुत इफेक्ट पड़ा। क्यों? क्योंकि इंडिया गॉट 82% ऑफ पॉपुलेशन एंड 65% ऑफ फूड ग्रेन एरिया। लेकिन जो रिच एरिया था, जो अच्छी जमीनें थी, वो किसके पास चली गई? सिंध के पास चली गई। वेस्ट पाकिस्तान जो इस समय था, जो उस समय किसका हिस्सा है? पाकिस्तान का हिस्सा है। तो सॉइल की फर्टिलिटी जो अच्छी वाली सॉइल थी वो उधर चली गई, तो बहुत सी प्रॉब्लम्स हम लोगों को फेस करने को मिली। ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट एग्रीकल्चर। एक बार और इसका ओवरव्यू लें तो कैरेक्टरिस्टिक हमने पढ़े। बैकवर्ड एग्रीकल्चर में हमने पढ़ लिया, देखे लो प्रोडक्शन, लो प्रोडक्टिविटी आपको समझ में आ गया। इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर आपको समझ में आ गया। स्मॉल एंड फ्रेगमेंट होल्डिंग आपको समझ में आ गया। सबसिस्टेंस आउटलुक आपको समझ में आ गया। स्टैग्नेशन, एक्सप्लॉइटेटिव लैंड सेटलमेंट सिस्टम, वही जो मैंने आपको समझाया। ट्रायंगुलर सिस्टम वाला फोर्स कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। पहले सबसिस्टेंस फार्मिंग हो रहा था, अब कॉमर्शलाइजेशन फार्मिंग हो रहा है। पहले वीट राइस बना रहे थे, अब कॉटन, जूट, इंडिगो बनाने लगे। गल्फ बिटवीन ऑनर ऑफ द सॉइल एंड टिलर ऑफ द सॉइल। ब्रिटिशर्स ने क्या करा? टिलर ऑफ द सॉइल और ऑनर ऑफ द सॉइल के बीच में बहुत लड़ाइयां कराई, जिसकी वजह से दोनों को नुकसान हुआ। सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ? ब्रिटिश गवर्नमेंट को हुआ। समझ में आई बात? क्लियर हो गया? सो यही सब चीजें हैं जो हमने एग्रीकल्चर में पढ़ी। एक बार थोड़ा सा अगर हम देख लें तो प्री ब्रिटिश पीरियड एग्रीकल्चर कैसा था हमारा? प्री ब्रिटिश बैकवर्ड स्टैग्नेंट नॉन ड्राइविंग इकोनॉमी ड्यूरिंग द ब्रिटिश एंड शार्पली कांस्टेंट विद द प्री ब्रिटिश एग्रीकल्चर पीरियड। मतलब एग्रीकल्चर हमारा डिस्ट्रॉय हो गया, एक्सप्लॉइट हुआ, और हमें क्या हुआ? बहुत सी प्रॉब्लम फेस करने को मिली। ये आप देखेंगे तो वही चीजें हैं जो हमने पीछे पढ़ी है। तो इस टॉपिक पे हमने एग्रीकल्चर को पूरा कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में, और ये मेरे नोट्स में भी आपको मिल जाएगा। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम पे मुझे आ सकते हैं, मिल सकते हैं, और वहाँ से नोट्स को देखो। मैंने यहाँ इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस, रैम्प एंड पॉवर्टी, कॉलोनियल इकोनॉमी सब समझा रखा है। तो ये सारे नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। ज़्यादा बाइनोरल से डीके ऑफ हैंडीक्राफ्ट जो हमने पढ़ा, तो वहाँ से आप इसे डाउनलोड करके अपने नोट्स, स्कूल के नोट्स और अपने एग्जाम्स के लिए इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अपने डाउट्स, अपनी प्रॉब्लम्स आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और नोट्स के लिए आप सीधे टेलीग्राम में जा सकते हैं। बस थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच अगेन।